गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 17 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें केवल पीटी फैक्ट होता है वन लाइनर, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों के लिए गूगल मीट आप लोगों के लिए व्यवस्था है। आज शाम को इवनिंग में गूगल मीट रखा गया, किस लिए? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके लिए आप लोग को कुछ चर्चा परिचर्चा की जाएगी, तो सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये आज कंबाइंड होगा। रीज़न उसके पीछे है कि जो भी विजिटिंग फैकल्टी हमारे पास आएंगे उनके पास कुछ आज के दिन कंबाइंड करके चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। आगे फिर उसके बाद जो बैचेज स्टार्ट होंगी वो अलग अलग शिफ्ट में, यूपीएससी के लिए यूपीएससी का अलग होगा और बीपीएससी और आने वाले समय में यूपी पीसीएस के लिए भी होंगे। तो सभी के अलग अलग मेंटोरशिप स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो कंबाइंड नहीं होगा, मेंटोरशिप अलग अलग होगा, पर आज का मीटिंग हम लोग कंबाइंड ही रख लिए ताकि सभी के साथ एक ही समय में एक समस्याओं को समझा जा सके, क्योंकि स्टूडेंट के तौर पर सभी की समस्याएं सेम होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर और सिलेबस को लेकर, कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, प्रश्न को लेकर उसके अंदर रणनीति क्या बनाई जाए, सभी की समस्या एक ही रहती है। बस पैटर्न अलग अलग होता है, तैयारी का स्तर अलग अलग होता है। बाकी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के शाम के 7 PM के गूगल मीट प्रोग्राम में। आपको 6:30 तक लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज देखिए, सेना में बन सकती है हथियार खरीदने की संयुक्त व्यवस्था। तो देखिए, पहले जैसे आपको लाया गया था, सीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसी तरह अब है कि हम लोग क्या करेंगे, खरीद व्यवस्था, हथियार खरीद व्यवस्था के लिए एक संयुक्त व्यवस्था अपनाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी संशोधनात्मक प्रक्रियाओं में चल रहा है, जल्दी या इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आ जाएगा, तो इसके ड्रॉबैक्स या तो बेनिफिट्स हमको नजर आएंगे। फिलहाल हम बेनिफिट पर ही बात करेंगे, क्योंकि किसी भी परियोजनाओं को लाने के लिए कुछ विशेषगत आपको विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग बात करने वाले, देखिए क्या हो रहा है कि हथियार जो है थिएटर कमांड गठन करने की बात करें, जिसमें अब बेहतर तालमेल बनाने के साथ साथ क्या होगा, हथियार खरीदने के लिए एक संयुक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। जितना ही नहीं, भविष्य में थल सेना अधिकारी वायुसेना या नौसेना के कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसके पीछे सेनाओं के बेहतर संस्कृति को माहौल बनाने का विचार चल रहा है। तो देखिए, बात है, इसके कुछ दोनों पॉइंट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे होगा क्या कि आपको प्रशासनिक प्रत्यायोजन का सिद्धांत लागू होगा, जहां पर हम शक्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष अधिक दायित्व को निर्वहित कर सकता है, ये सब चीज़ें होती है। साथ ही ड्रॉबैक्स ये भी होगा कि मान लीजिए थल सेना का जो अधिकारी होगा, वायुसेना के तकनीकी ज्ञान उसे नहीं होगा। तो बहुत सी चीज़ें होती है, वायुसेना के जो अधिकारी होंगे उनको थल सेना या और भी जो हमारे सेनाओं का विंग है उसमें हम उसकी जानकारी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें देखिए तकनीकी स्तर पर, इसके लिए विकल्प भी ढूंढे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वेट करेंगे इसके संदर्भ में क्या आने वाला इसका ड्राफ्ट है। फिलहाल बात ऐसी विचार चल रही है जहाँ पर ये सब चीज़ें होने वाली है। तो थिएटर कमांड गठित किया जाएगा, मारक क्षमता जो होगा सेनाओं का वो बढ़ेगा, बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा व्यय को बेहतर परिणाम देने की रणनीति बनाई गई है। ये तो केवल हम बाहरी स्ट्रक्चर के तौर पर इसे देख रहे हैं कि इससे हमको लाभ होगा, ठीक है ना, पर धरातल पर जब यह उतरेगा तभी इसके ड्रॉबैक्स को हम लोग देख पाएंगे, क्या यह सही रहेगा, गलत रहेगा, या किस तरीके से यह कार्य करेगा। उसके बाद सुरक्षा बलों को बेहतर कार्य संस्कृति विकसित की जा सकेगी, क्षमता और तालमेल को बढ़ावा देगा, बातें 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 की गई है। इसे एक बार देख लेना है। अब सेना के स्कूलों में बच्चों की योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इसके साथ क्या क्या होगा, तीनों सेनाओं का कार्यालय अन्य बलों के साथ, विभागों के साथ दिखाई देगा, और लोग, तीनों सेनाओं के लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, उसके संस्कृति विकसित करने पर विभिन्न पहलुओं पर बात विचार करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
चलिए, इसमें व्यापार समूह के लिए भारत अनिवार्य भागीदार है। तो G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन आए हुए हैं। तो जहां पर भारत के फ्रेंच शोरिंग व्यापार समूह, अमेरिका का जो भारत अमेरिका जो फ्रेंच शोरिंग व्यापार समूह के लिए एक अनिवार्य भागीदार के रूप में देखता है, यह इनके द्वारा कहा गया है। रीजन उसके पीछे है, मैंने पहले भी चर्चा किया हूं किस प्रकार भारत आवश्यकता बन रहा है वैश्विक तौर पर, वैश्विक देशों का। उसके लिए हम उम्मीद करते हैं इन सभी राष्ट्र पूंजीवादी विचारधाराओं के जो लोग हैं, भारत के इस बढ़ते आवश्यकताओं को और भी बेहतर तरीके से वो अपने हित में लेना चाहेगा। तो हमारे लिए अचीवमेंट होगा कि हम उससे अधिक अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संसाधनों को बेहतर कौशल विकास डेवलप करवा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें बेनिफिट्स होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, इसमें बैठक की गई, समूहों में व्यापार समूह की चर्चा हुई और अमेरिका की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की बात की। फ्रेंड शोरिंग में माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीलापन बनाने की बात की जा रही है, भारत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सब चर्चा की गई है। फ्रेड जो शोरिंग है वो ऐसा कदम है जहां पर एक देश समूह अन्य देशों के साथ कच्चा माल और अन्य उत्पादक प्राप्त करता है। और एलन ने कहा कि ये निजी कंपनियां भारत में निवेश की घोषणाएं करना जारी रखा है, क्योंकि भारत में उत्पादन करने और यह अमेरिका को नियमित करने के लिए उत्कृष्ट जगह के रूप में दिखता है। तो मैंने अभी बताया आपको, भारत एक नवीन उभरता हुआ स्थान के तौर पर वैश्विक पटल पर दिख रहा है, जिसका लाभ अवसर सभी विश्व के देश लेना चाहते हो, निजी कंपनियां हो या उसकी सार्वजनिक कंपनियां हो, वो किसी भी क्षेत्र का सेक्टर का हो, वो अधिक से अधिक भारत की इस उपलब्धि का जो फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है, प्लस विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, कौशल विकास के क्षेत्र में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो बेनिफिट्स हो गए, सबसे बड़ा बाजार है भारत, तो यह भी इसका लाभ लेना चाहता है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में देखते चलनी है, आगे बढ़नी है। ठीक है। और देखिए, कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए G20 उच्च स्तरीय शिखर संबोधन में आपको सीतारमन जी के द्वारा भी बातें की गई। और मैंने पहले भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग पर न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ, बहुत लंबी चौड़ी न्यूज एनालिसिस थी, लगभग 40 मिनट का। तो आप उसे जरूर देखिएगा पहले के वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, और देखिए ये सब कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, 2022 दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाना है, युक्ति IAS के प्लेलिस्ट में आपको दो वहां पर बने हुए 2022 का एक लिस्ट होगा, एक 2023 का लिस्ट होगा, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसमें जाके एक बार सर्च कर लेना है, देख लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, ई ग्राम की स्वराज की जो अवधारणा पूरा करने की तकनीकी है रोड़ा। तो देखिए बात यहाँ यह हो रही है कि हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, ई गवर्नेंस की बात किए थे, जहाँ ग्राम पंचायत पे ई पंचायत की भी बात हुई थी, ताकि हम क्या करें, तकनीक का प्रयोग हम ग्राम पंचायत का स्तर पर कर सके। इसके लिए ई ग्राम स्वराज परियोजना लाया गया था। तो देखिए, अभी 70 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुका, उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट। पर हालिया अगर बात की जाए ग्राम पंचायत पर, तो अभी बहुत से ग्राम पंचायत है इस तकनीक से भी सुसज्जित नहीं हो पाया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बात है कि अक्टूबर से JEM, जिसे गवर्नमेंट ई मार्केट बोलते हैं, के पोर्टल से ही पंचायतों में खरीद को अनिवार्य कर दिया है अक्टूबर से ही, अक्टूबर 2022 तक। लेकिन चुनौती यह है कि इंटरनेट सेवा अभी तक आधी पंचायतों पर शुरू ही नहीं हुई। तो क्या होगा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह बात परामर्श सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, ग्राम पंचायत स्तर पर जो चीज़ें हैं उसको अपग्रेड कर सके। इसके लिए देखिए एक और बात की गई साथ में, UPI से लेन देन होगी। जो भी पंचायत स्तर पर किसी भी मद में पैसे लेना होगा, देना होगा, उसके लिए UPI सिस्टम डेवलप किया गया है। UPI सिस्टम को अपडेट अब यूज किया जाएगा। तो यह एक बहुत ही मानक होगा, भ्रष्टाचार के स्तर को कम किया जा सकता है, साथ ही साथ UPI के अन्य विकल्पों को भी तलाशा जा सकता है। और मैंने UPI के बारे में हाल ही में आप लोगों को क्लास कवर किया है, UPI किस प्रकार से हमारे सिस्टम में बदलाव लाया है, किस प्रकार से आर्थिक और गतिविधियों में बोझ, रहन सहन में आप लोगों को बदलाव लाया है, कैसे हमने ई कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ई वॉलेट को कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और हम एक बार कोड स्कैन करके हम कैसे आसान और सरल तरीके से हम अपनी ई कॉन्सेप्ट को धरातल पर लाए हैं। इसके लिए UPI सबसे बड़ा योगदान है। तो 15 अगस्त तक यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी पंचायतों के लिए क्या है, ये सब व्यवस्था कर ली जाए। तो आंकड़े दिए गए, इस आंकड़े को थोड़ा सा एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है,
खासकर बिहार के स्टूडेंट जो हो, बिहार के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जो अपने अपने स्टेट के सभी लोग देख लीजिएगा क्या स्थिति है, कुल पंचायत कितना है उन राज्यों में और अभी तक कहाँ पर कितना पहुंचा है। जैसे बिहार में 8,060 कुल पंचायत है, बिहार में तो अभी तक 34-63 पंचायतों तक इंटरनेट सुविधा पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 58,189 आपको ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पर पंचायत है, तो वहाँ पर 5,000 के आसपास ही पहुंचा। तो कितना आंकड़ा कार्य करना उत्तर प्रदेश को सोच सकते हैं। तो जब तक हम ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, गुजरात के आंकड़े देखिए बहुत हद तक ठीक भी हैं, जहाँ पर 14,359 ग्राम पंचायत, जहाँ पर 11,161 पंचायतों तक यह इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। तो हम और भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, हम प्रशासनिक राजनीतिक इच्छा शक्ति पर विशेष रूप से काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नीचे आ जाते, देखिए एडीआर रिपोर्ट के बारे में अच्छे से आप लोग देखिएगा। जब जब एडीआर रिपोर्ट आए, कुछ बातें की जाए एडीआर रिपोर्ट के संदर्भ में, या राजनेताओं के अपराधीकरण स्वरूप के बारे में बात की जाए, या अपराधियों से संबंधित जो भी आंकड़े आए, राजनीतिक लोकतंत्र में जिस प्रकार से हमें सहभागिता की आवश्यकता है, स्वच्छ प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, वह सामने नहीं आता है। इसलिए आप बार बार देखते हैं कि लोकतंत्र में कुछ ऐसे कार्य गतिविधि हो जाते हैं जो इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अर्थात व्यक्ति विशेष के द्वारा अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती है। अभी मैं कल ही देख रहा था न्यूज, देखिए हमारे लोकतंत्र का कितना दोहरा चरित्र आपको नजर आ रहा होगा कि कल यूपी के पहले कोई विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा जो सपा सरकार थी उनमें वो मंत्री रह चुके हैं, उनका कल बीजेपी में विलय हुआ। तो उनके द्वारा जब विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा था, तो उनके द्वारा अभद्र अभद्र बातें की जा रही थी माननीय मुख्यमंत्री योगी सिंह के खिलाफ। आज वही व्यक्ति विशेष भाजपा के लिए सही हो गया। ऐसे ही अन्य दलों में होता है। तो बात यह समझिएगा कि हम जब तक सिस्टम को बेस्ट नहीं करने का प्रयास करेंगे, हमें लोकतांत्रिक स्वरूप में बेहतर विकल्प प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर इसे समझने का प्रयास कीजिए तो एडीआर रिपोर्ट आपके लिए बहुत काम देगा। एडीआर रिपोर्ट में देखिए क्या बोला गया, विभिन्न राज्यों में 44% विधायक आपराधिक मामलों से घिरे। वही एडीआर इलेक्शन बाल आपको आंकड़े दिए गए हैं। इन सभी आंकड़ों को एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बेहतर तरीके से इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। इस ग्राफ को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, जो भी ग्राफ दिया गया उसे बेहतर तरीके से अपने आंसर अपने की नोट्स के तौर पर शामिल कर लीजिए। बहुत हर जगह आपको काम देगा, यह काम देगा लोकतंत्र में सशक्त भागीदारी में। आम नागरिकों के किस प्रकार से आम नागरिक योगदान कर सकता है। दूसरा होगा लोकतंत्र में अपराधी प्रवृत्ति के लोग बार बार बढ़ रहे, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, फिर भी अपराधीकरण होता है। ऐसी क्या स्थितियां हैं, इस पर जब भी होंगे तो आंकड़ों के साथ ही आप बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पर भी आपको इसके एडीआर की आवश्यकता रिपोर्ट हो जाएगी, जहां पर आप आंकड़ों के साथ आप चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए ये अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। इस पर पहले भी हम लोग चर्चा किए, की नोट्स आप बना लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए आज के प्रश्न में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग के प्रश्न में आपको इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हालांकि पहले भी शहरी बाढ़ और मानवीय प्रकृति और प्राकृतिक आपदा के तौर पर मैंने बातें किया हुआ, पर आज आपको ये सब चीजें दिया गया, जिसको आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुयोजित शहर बाढ़ में कितना आपको आपदाओं को लेकर आता है। इसके लिए मिलीमीटर के आधार पर हम देख सकते हैं। तो औसत वार्षिक आंकड़े बताते हैं कि इससे क्या हमको सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बेस्टर चाहिए, और भी हमें शहरी प्रबंधन के लिए कार्य करना होगा। स्मार्ट सिटी की तो बात हम लोग करते हैं, पर स्मार्ट सिटी की स्थिति तभी झलक पाती है जब इस प्रकार के आपदाएं सामने आती। सोच के देखिए, दिल्ली जैसे शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं है। किसी राज्य विशेष में अगर पानी विशेष हो जाता तो उसके निकालने और उसके प्रबंधन करने की व्यवस्था नहीं होती है। अर्थात कैपेसिटी जितनी है
जल औसत वर्षा की उसके अनुपात में क्या हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है? बिल्कुल भी नहीं। भारत जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम लगा उन्हें 12 से 20 मिलीमीटर दर से वर्षा के लिए बनाया गया है। सोच कर देखिए, और हमारे यहाँ कितना होता है मिलीमीटर, 12 से 20 के लिए, और हमारे यहाँ कितना हो रहा है? मुंबई में 868 मिलीमीटर रहता है मुंबई का। औसत वर्षा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आगे दिया होगा, गोवा में 2932 मिलीमीटर होता है गोवा में औसत वार्षिक। मुंबई में आपको 2401 मिलीमीटर होता है। तो क्या हमारे यहाँ सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है? अगर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए पानी व्यवस्था के लिए, तो हम अतिरिक्त जो जल हो रहा है उसको कहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे? यही सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या मानवीय बसावट। हम बेहतर तरीके से मानवीय बसावट भी नहीं दे पाते हैं, या हम कॉलोनियों को तरफ डेवलप नहीं कर पाते बेहतर तरीके से, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर शहरों का निर्माण हम कर रहे हैं, शहरों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं या सुदृढ़ीकरण, सबसे बड़ा इसमें विकास के लिए क्या है? ड्रेनेज सिस्टम आपको बेहतर होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं आप बेहतर रखते हैं तो क्या होगा? इसके अतिरिक्त आपको चीजें समस्या उत्पन्न होंगी। जैसे आप हड़प्पा काल में देखते हैं, हड़प्पा काल सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में आप क्या देखते हैं? ड्रेनेज सिस्टम उनका बेहतर था, तो ही तो आप देखते हैं उनके शहर बहुत सुसज्जित तरीके से हुआ करते थे। उस दौर सोच के देखिए 4 से 5 फीट के आपको ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए गए थे। आज थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस में शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जोरों शोरों से आवाज़ आ रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम लोग फिर इसे देख लेंगे, कवर कर लेंगे। मैं आप लोगों को बस इंक्लूड कर दे रहा हूँ कहाँ से क्या कर लेना है। आप देखिए इसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, पर्यटन के संदर्भ में, अवैध खनन के बारे में चर्चा की गई, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, ये सब चर्चा की गई। इसे आप लोग एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भारतीय संस्कृति विराट शक्ति की बात की जा रही है। जैसे भारत की भूमि ने विदेशियों को भारत में स्थान दिया, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास किया है। यह कौन बात कर रहा है? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो जो वर्ल्ड मुस्लिम कंट्री के जो एनजीओ के जो दौरा हुआ था, उनका दौरा किया गया था अभी हाल ही में। एक सेकंड रुक जाइएगा, कहाँ गया नाम उनका? नाम में सीसी शायद नाम था। विश्व मुस्लिम लीग के महासचिव जो थे अब्दुल करम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा थे। उनके द्वारा क्या किया गया, जब दौरा किया गया था तो बहुत सी बातें उनके द्वारा की, भारतीय संस्कृति की पुरजोर समर्थन किया गया था। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार भारत में लोगों को वरीयता दिया जाता है, सहभागी प्रवृत्ति की बात की जाती है, वैश्विक नेतृत्व की बात की जाती है, शांति और समृद्धि सहअस्तित्व की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, सभी की चर्चा इनके द्वारा की गई है। और कैसे इसको भारत से विश्व को सीखना चाहिए, इस पर भी इनके द्वारा बातें की गई है। और कैसे हमने वैश्विक लोगों को हमने अपने घरों में स्थान दिया है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ों के लिए, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बातें कि ईरानी, यूरानी, पार्सियन, बैक्ट्रियन, हुन, तुर्क, यहूदी, पारसी, सभी को हम लोग क्या किया, स्थान दिए हैं। और यहूदियों को पूरा विश्व में कहीं स्थान नहीं मिला था, भारत में स्थान दिया गया। तो आज तक इजरायली समूह हमारे प्रति कृतज्ञ होता है। तो ये भी चीज़ें समझने का प्रयास करिए। मुसलमानों के द्वारा 7वीं शताब्दी में भी भारत में स्थान दिया गया, काफ़ी लंबे के आक्रमण के दौरान मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास देख लीजिए या बाबर तक का इतिहास देख लीजिए। जो भी आक्रमणकर्ता आए हैं भारत में, उनकी नीयत किस रूप से थी, वो फिर भी हमें उन्होंने स्थान दिया, हमें अपनी संस्कृति और अपने संदर्भ को समझाने का प्रयास किया था। बाद के दिनों में उनका भारतीयकरण जरूर हो गया, उनकी जो विदेशी रहन सहन था उनका बदलाव होकर भारतीय स्थिति, भारतीय प्रकृति के तौर पर उनका भारतीयकरण किया गया या हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पर उनमें जो धार्मिक कट्टरता है अन्य जो भी हमारे यहाँ आए हैं उसके विपरीत है, क्योंकि उनका मूल स्वरूप कहाँ से है, अरब कंट्रियों से है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। विसेंट स्मिथ जो थे, उनका एक प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि विदेशी मुसलमान तुर्क अपने पूर्वजों शको आदि की तरह हिंदू धर्म की आत्मसात करने अद्भुत शक्ति के वश में हुए और उनमें तेजी हिंदूपन घर में कर गया। तो ये भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव था,
जो इस संदर्भ में भारतीय मुस्लिम अरबी मुसलमानों को भारतीय मुस्लिमों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और अभी तक देखते होंगे भारतीय मुसलमान भारतीय रीति रिवाज से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए उनका अनुसरण विधि जरूर अरबियन है, पर भारतीय संस्कृति का जो आचरण है, प्रत्येक मुसलमान में अगर जाइएगा तो भारतीय मुसलमान के घरों में जाइएगा या भारतीय मुसलमान बस्तियों में जाइएगा तो भारतीय स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा, अरबी स्वरूप नहीं मिलेगा। हल्की वेशभूषा या आचरण पद्धति उनका जरूर अरबी हो सकता है, पर उनके रहन सहन का स्वभाव होगा, या तो उनके सामाजिक दायित्व की बात होगी, या तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक स्वरूप की बात होगी। अब देखिए कुछ के कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम नहीं किया जाता है, कुछ हिंदुओं के लिए हिंदू समुदाय को बदनाम नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ साझा संस्कृति है। और यह हिंदू का अर्थ बिल्कुल मत समझिएगा एक हिंदू कोई धार्मिक अवधारणा है। हिंदुत्व का अर्थ है एक विचार है, शैली है और जीवन पद्धति है जो इस भूमि वर्ग में पाया जाता है। बस इसे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्मृति में प्रयुक्त हिंदू धर्म, हिंदूपन शब्द का प्रयोग पर आपत्ति जताई गई थी और उनके शब्दों में कहा गया था खास मजहब का ख्याल आता है। पर नेहरू की दृष्टि में भी मजहब क्या था, मजहब का अर्थ राजनीतिक होते हुए सत्य से परे है। उनके द्वारा वस्तु हिंदुत्व भारत में लोगों की जीवन शैली है। तो यहाँ पर देखिए कंट्राडिक्शन आपको कहीं कहीं जरूर मिलेगा। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, पर आपको यह चीज अपने मन में यह रखना होगा, ध्यान रखना होगा, हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है, जीवन शैली से, एक सनातन प्रवृत्ति से होती है जो काल कालांतर से चली आ रही है, जो हमें भी नहीं पता है या किन्हीं को भी नहीं पता है कि सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप कब से विकसित हुआ है। यह ध्यान रखिएगा, हम जब से समझ विकसित कर पाए हैं उसी समय से क्या जानते हैं कि सनातन प्रवृत्ति रही है। देखिए सोच के देखिएगा, कभी वैश्विक समूह को, वैश्विक मैप को अपने अपने कॉपी या कहीं पर राइट कीजिएगा वैश्विक पटल पर, तो क्या भारतीय सभ्यता ज्यादा उपयुक्त नजर आ रही है या अन्य सभ्यताओं की उपयुक्तता ज्यादा नजर आ रही है? आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। अगर आप समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा तो किस संस्कृति की प्रयास आपको सबसे ज्यादा सफल बनाने का प्रयास करें? न्यूट्रल हो को कभी सोचिएगा, जो सनातन प्रवृत्ति की में जो चीजें शामिल है, तत्व शामिल है, और जो सनातन कॉन्सेप्ट जो देता है वो क्या वैश्विक समुदाय को शांति समृद्धि के स्तर पर लेकर जाता है या नहीं जाता है? आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी धार्मिक मजहबी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, वहां कहीं ना कहीं आपको तीव्र तीव्र राष्ट्रवाद की बात की जाती है, तीव्र राष्ट्रवाद की बात की जाती है, तीव्र धार्मिक अनुसरण की बात की जाती है। पर एक सनातन ही आपको ऐसा धार्मिक आधार प्राप्त होगा, एक पद्धति प्राप्त होगी जहां पर क्या बात होगा, आपको अहिंसा की बात होगी। हम लोग क्या करेंगे, हिंसा पर विचार ही नहीं व्यक्त करते हमारे यहाँ विचारों की इस पद्धति को। तो वैश्विक परिदृश्य में इस अवधारणा को ज्यादा बल मिलेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति की बात लगातार अनेक मंचों पर, अनेक राष्ट्रों या अनेक प्रमुखों के द्वारा किया जा रहा है। अब अरब कंट्री में कुछ देश है जैसे सऊदी अरब, यूएई के देश जो है, वो क्या करे, भारतीय संस्कृति को अब समझ पा रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था। हम वो देश अपने आवश्यकताओं के संदर्भ में तो चीजें चलिए सही है, पर उसे भारत के संदर्भ में पढ़ना हो रहा है, लेकिन क्योंकि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, तो रिसर्च पेपर उसके यहाँ उसके यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है कि भारत की संस्कृति क्या क्या, भारत को जिस तरह प्रस्तुत किया गया था औपनिवेशिक शासन के दौरान, क्या वास्तविक रूप से वही भारत का पहचान है। तो यह समझ में तब आया जब उनके अरब के विश्वविद्यालयों में या अरब के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कॉन्सेप्ट पर क्या किया गया, भारत की संस्कृति को समझाया गया कि भारतीय संस्कृति है क्या, वास्तविक क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया गया है। तो उसमें आसमान जमीन का अंतर नजर आया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत को जिन राष्ट्रों को जरूरत है, उन्होंने भारत के संस्कृति को सबसे पहले समझा। तो जाकर क्या हुआ, उनके मस्तिष्क पे ये चीजें बदलाव देखने को आई। ये तो असुधे कुटुंबकम की बात करता है, सहअस्तित्व की बात करता है। आज तक भारत ने कभी भी प्रथम आक्रमण नहीं किया, ऐसा कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। पर अन्य राष्ट्रों की बात कर ले, वो कभी न कभी अपने बचाव के लिए प्रथम आक्रमण कर चुका है। तो क्या वैश्विक नेतृत्व ऐसी चाहिए जहां पर वो, अब मैं न्यूट्रल होकर बात करूं,
रूस की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, अगर इसके अवसर मिले, भले हमें रूस ने सपोर्ट किया अनेक मंचों पर, यह अपने अवसरों को लेकर हमेशा हावी रहता है। सोच के देखिए, हमारे पास विकल्प है, चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध के विकल्प है ना, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि राउंड टेबल पर आइए, बात कीजिए, हम लोग बातचीत से हल करेंगे। इसके लिए 75 साल लगे या 100 साल लगे या 2000 साल लगे, हम शांति से ही बात करके चीजों को स्पष्ट करेंगे। पर इन्होंने क्या करते हैं, तुरंत आपके यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, आप तीसरे दिन रेजोल्यूशन पास कर देते हैं अपने सीनेट से, और अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर देते हैं। वैश्विक नेतृत्व आने वाले 50 साल 200 साल बाद यह नहीं होगा कि हम बंदूक और गोली के बल पर किसी राष्ट्र को अपने अंडर रख सकते हैं। वहां पर जितना भी हम एक्सप्लोर करेंगे स्वयं को, उतना हमारा जो वैचारिक मत है और भी विस्तृत होगा। इसलिए देखते होंगे भारतीय भूमिका लगातार बढ़ रही है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में, चंद्रयान से हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका। चंद्रयान कैसे हमें अन्य विकल्प मौजूद कराएगा, हमने कैसे सेंटर बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। इथेनॉल हाइड्रोजन के साथ हम आपको हीलियम-3 जो आपको प्राप्त होगा, हीलियम-3 मूल्य कैसे हमें ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। अगले 500 सालों तक हम ऊर्जा के जो विकल्प हमें तलाशने की आवश्यकता है वो समाप्त हो सकती है अगर हम चंद्रमा से हीलियम-3 के कुछ अंश लेकर आते। $14 लाख प्रति किलोग्राम के संदर्भ में बातें की जा रही है। अगर हम तलाश कर लेते हैं चंद्रमा पर, तो हमारे ये आवश्यकता शुरू खत्म हो सकती है। साथ ही साथ बहुत से आपको वहाँ पर खनिज टन आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सब आंकड़े हैं चौंकाने का, और साथ ही साथ हम उसे क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष में एक रिफाइलिंग, जैसे हम लोग रिफाइलिंग यूनिट के तौर पर चंद्रमा को उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा से आगे कोई मिशन जा रहा है और यहाँ पर 4 लाख के आसपास इसकी दूरी है, तो क्या हो सकता है कि हम इसे बीच में एक स्टेशन रिसाइकलिंग यूनिट के तौर पर इसे चंद्रमा को उपग्रह का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को और भी नए आयाम दे सकता है। तो यह सब चर्चा इस लेख में किया गया है। पहले भी बातें की जा चुकी है, वर्तमान के लेखों को देखकर समझकर अपना थोड़ा सा व्यू क्रिएट कर लेना, क्या लाभ होगा चंद्रयान-2 से, क्या लाभ हुआ था चंद्रयान-3 से, क्या लाभ होगा, और आने वाले अंतरिक्ष मिशनों में भारत की क्या प्रगति हो सकती है, किस प्रकार से भारत अगर ये सफल मिशन करता है तो किस प्रकार हीलियम का उपयोगिता विश्व में बढ़ेगा। लोग इसको और भी जो अपोलो जो था, अपोलो मिशन कहाँ चला गया जी, इधर है। देखिए अपोलो जो आपको 69 में जो गया था, चांद पर उतरा था, उसके बाद अपोलो का विभिन्न मिशन गया, उसके 12 यात्रियों का चंद्रमा उतारने के बाद अब जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो वहाँ पर चंद्रमा के सारे जो भी अभियान से समाप्त कर दिया। भारत उसके बाद उठता है, फिर जाता है 21वीं शताब्दी में, आपको देखने को मिलता है 2008 में चंद्रयान-1 छोड़ा गया, उसके 2019 में चंद्रयान-2, उसके बाद जापान, इजराइल समेत कई देश चंद्रमा अपने मिशन भेज चुके हैं या ऐसा करने की तैयारी में है। तो यह क्या हो रहा है कि नए नए प्रौद्योगिकियों को डेवलप करने के लिए अभियान स्टार्ट होंगे। अगर इस मिशन चंद्रयान-3 के द्वारा हीलियम-3 की खोज कर ली जाती है तो आने वाले रेयर अर्थ का स्रोत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो रेयर अर्थ स्रोत में अभियान जो अपोलो अभियान में किए गए विज्ञानी जो थे, चंद्रमा पर अपने पुष्टि किए थे, रेयर अर्थ की श्रेणी में रखा था। तो हम रेयर अर्थ को और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और भी खोज को डेवलप कर जाए, जिसमें हीलियम-3 को हम अपने देश में क्या ला सकते हैं, हम भारत पृथ्वी पर उसके चंद्रमा से रिस्टोर करके हम ला पाएंगे, तो और हमारी ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो पाएगी। ये सब चर्चा की गई इस लेख में, इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल, और आज गूगल मीट में आप लोग जरूर मिलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों को, जय हिंद।